प्यारे साथियों, नमस्कार, स्वागत, आभार, अभिनंदन आप सभी का हमारे इस प्यारे से ऑनलाइन यूट्यूब चैनल, आप सबका अपना चैनल और आप सभी का भरोसेमंद क्वालिटी कंटेंट देने वाला चैनल, बिहार का एकमात्र चैनल। तो प्यारे बच्चों, आपके अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल पे स्वागत है, आभार, अभिनंदन, प्रणाम। जल्दी से जुड़ जाइए क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, आपका चैप्टर 5 क्लास 11th फिजिक्स में लॉज ऑफ मोशन। यानी कि आज हम लोग गति के नियम पाठ को अच्छे से पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं कि आखिरकार गति के नियम में कौन कौन सी चीजें होती हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं, गति के नियम क्या हैं। इसमें हम लोग न्यूटन के गति विषयक नियम के बारे में जानते हैं और संवेग आवेग पढ़ते हुए हम लोग इसमें बहुत सारी चीजों के बारे में जानते हुए चैप्टर को एंड करेंगे, जिसमें बलों का संतुलन होगा, आवेग होगा, संवेग होगा, ऊर्जा संरक्षण होगा, बहुत सारी चीजें हैं। तो प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11th का, जिसमें से भर भर के क्वेश्चंस आपके नीट में आते हैं, जेई में आते हैं। लास्ट तक बने रहेंगे क्योंकि सारे बच्चे अगर लास्ट तक आप बने रहोगे तो फिर लास्ट में आपको मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो नीट में बन के आए हुए हैं, जो नीट परीक्षा में डायरेक्ट इस चैप्टर से, इस टॉपिक से बन के आते हैं, वो लेकर के आपके लिए लेकर के आया हूं। तो प्यारे बच्चों, आखिरी तक बने रहना है सभी साथियों को, क्योंकि लास्ट तक बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चंस भी लेकर के आया हूं, न्यूमेरिकल्स भी लेकर के आया हूं। तो सभी साथियों को लास्ट तक बने रहना है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज का आपका प्यारा सा सेशन, लॉज ऑफ मोशन यानी कि गति के नियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम स्टार्टिंग करते हैं चैप्टर की, तो चैप्टर के स्टार्टिंग में जो सबसे पहला नाम आता है वो है अरस्तु। अरस्तु नाम के एक वैज्ञानिक, एक दार्शनिक, जो कि ग्रीक दार्शनिक थे, बहुत ही महान दार्शनिक थे अपने टाइम पे। प्यारे बच्चों, इन्होंने एक संकल्पना दी दुनिया को, इन्होंने एक सोच दी दुनिया को। इन्होंने कहा कि दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं उस पर अगर हम बल लगाते हैं तो वे वस्तुएं गतिशील होती हैं। यानी कि अगर मुझे किसी वस्तु को गतिशील करना है, यानी गति की अवस्था में लाना है, इफ यू वांट टू टेक एनी बॉडी इन अ मोशन, अगर मैं किसी भी चीज को चाहता हूं कि वो गति में आ जाए, तो फिर मुझे उसके लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, मुझे उसके लिए बल लगाना पड़ेगा। और अगर बल का अभाव है, अगर आप बल नहीं लगा रहे हैं, तो कोई भी बॉडी गति की अवस्था में नहीं आएगी। तो चलिए भाई साहब, ये बात आ गई। इससे ये बात किसने कही थी? सबसे पहले ये बात कही थी हमारे एक महान दार्शनिक अरस्तु साहब ने। तो अरस्तु साहब ने ये बात तो बोल दी दुनिया को। फिर उसके बाद उन्होंने ना एग्जाम्पल्स के द्वारा चीजों को बताया, एग्जाम्पल दिया दुनिया को, कहा कि ऐसे कैसे मान ले भाई, एग्जाम्पल दीजिए। दुनिया वालों ने जब एग्जाम्पल्स माना तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, जिस प्रकार से आप देखते हो कि कोई भी एक तीर चल रही है, जैसे आप यहां पे देखते हैं ना, रामायण महाभारत में तीर चलती है, एक दूसरे से लड़ती है। उन्होंने कहा कि जब भी मैं किसी धनुष से खींच करके कोई तीर मारता हूं, तो तीर जब इस प्रकार से चलती जाती है, तो आपने इस पर बल अप्लाई किया था, तो फिर ये तीर आगे बढ़ी थी। आपने इसको फोर्स अप्लाई किया था और निरंतर ये तीर आगे बढ़ती जा रही है। इसकी वजह है कि इसके पीछे की जो वायु है वो इसको आगे की तरफ ढकेल रही है। इसके पीछे की वायु इस तीर को आगे की तरफ ढकेल रही है। इसी वजह से यहां पे क्या हो रहा है, इसी वजह से ये तीर आगे बढ़ती चली जा रही है। अरस्तु साहब ने यह कहा था। फिर उसके बाद उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया एक छोटी बच्ची का। उन्होंने कहा एक छोटी बच्ची अगर खिलौने गाड़ी को डोरी बांध करके खींचती है, तो फिर उन्होंने कहा कि जब वो डोरी बांध करके लगातार खींचती रहती है, लगातार बल आरोपित करती रहती है डोरी के द्वारा गाड़ी पर, तब तक तो गाड़ी चलती रहती है, आगे बढ़ती रहती है। लेकिन जैसे ही वो डोरी को छोड़ती है, गाड़ी वहीं पर रुक जाती है। अर्थात अगर बाह्य बल लगाना बंद कर दिया जाए तो वस्तु विराम में आ जाती है, और अगर बाह्य बल लगाते रहा जाए तो फिर वस्तु गतिशील रहती है। ये बात सबसे पहले दुनिया को बताई थी अरस्तु नाम के वैज्ञानिक ने, जो कि भ्रम था, जो कि सही बात नहीं थी। बाद में एक अन्य वैज्ञानिक आए, वैज्ञानिक गैलीलियो, जो कि बहुत ही महान वैज्ञानिक थे अपने टाइम पीरियड पर, जिन्होंने दूरबीन जैसी चीजें बनाई थी। गैलीलियो नाम के वैज्ञानिक ने दुनिया को बताया कि वस्तु की एक समान गति की अवस्था में बने रहने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता है ही नहीं। आप बाह्य बल को शून्य कर दो तब भी वस्तु एक समान गति की अवस्था में बनी रहेगी। तो गैलीलियो ने अरस्तु की इस भ्रम को कि भैया कोई भी वस्तु अगर गतिशील है, गति की अवस्था में है, तो निरंतर बाह्य बल उसको लगा रहना चाहिए, इस भ्रम को तोड़ दिया। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे गैलीलियो ने क्या बताया। गैलीलियो ने जड़त्व का नियम दिया। गैलीलियो ऐसे पहले इंसान बने जिन्होंने त्वरण के बारे में बताया कि त्वरण आखिरकार होता क्या है।
किसी भी वस्तु को, अगर किसी भी वस्तु पर त्वरण आरोपित होता है, त्वरण का कंसेप्ट देने वाले, त्वरण आप जानते हैं ना कि कोई वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है समय के साथ, उसे त्वरण कहते हैं। जब भी किसी वस्तु में वेग में परिवर्तन होता है समय के साथ, मतलब अगर कोई वस्तु रुकी हुई है और अचानक से उस पर बल लगा करके उसको त्वरित कर दिया जाए, उसका वेग परिवर्तित कर दिया जाए, तो वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो जाता है। इसके बारे में सबसे पहले जो बात बताई उसने कहा था गैलीलियो ने। तो प्यारे बच्चों, गैलीलियो ने यहाँ पे एक एग्जाम्पल द्वारा चीजों को समझाया। एक इस तरीके से यू आकार का टब लिया और उन्होंने समझाया कि जब भी एक घर्षण रहित, यहाँ पे घर्षण नहीं है, घर्षण को नेग्लेक्ट किया गैलीलियो ने, यहाँ पे बाह्य बल जो कि घर्षण है उसे बिल्कुल हटा दिया। गैलीलियो ने कहा कि अगर कोई भी बॉल लेकर के यहाँ से ड्रॉप करी जाती है तो बॉल एक एंड से, एक सिरे से अगर छोड़ी जाती है तो बॉल, स्टील की बॉल दूसरे सिरे तक फिर से वापस चली जाती है और फिर से ये क्रम लगातार चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा जब तक कि बाह्य बल लगा के बॉल को रोका ना जाए। मतलब ये बॉल इधर से इधर जाएगी, फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर, इधर से इधर, 3 साल 4 साल बाद भी ये बॉल ऐसे ऐसे निरंतर होती रहेगी अगर मैं घर्षण को हटा दूं तो। गैलीलियो ने कहा कि अगर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा तो बॉल निरंतर एक सिरे से दूसरे सिरे तक जिंदगी भर करती रहेगी। पहली चीज इन्होंने कही। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि इस प्रकार से देखिए, जब इन्होंने इसको धीरे धीरे से इस वाले सिरे को सीधा करना शुरू किया, जब इन्होंने इसको सीधा करना शुरू कर दिया, बिल्कुल स्ट्रेट सरफेस कर दी, फिर इन्होंने इस बॉल को छोड़ा, तो इन्होंने पाया कि अगर घर्षण को मैं नेग्लेक्ट कर दूं, अगर मैं घर्षण को शून्य कर दूं, अगर मैं यहाँ पे फ्रिक्शन को अगर मैं यहाँ पे शून्य कर दूं, फ्रिक्शन को यहाँ पे शून्य कर दूं, तो फ्रिक्शन के जीरो करने पर, फ्रिक्शन के जीरो करने पर ये इन्होंने पाया कि भाई साहब ये बॉल निरंतर आगे बढ़ती चली जा रही है, यानी बॉल एक समान गति की अवस्था बनाए रखती है, एक समान गति की अवस्था बनाए रखती है। तो गैलीलियो ने दुनिया को बताया कि एक समान गति की अवस्था बनाए रखने के लिए भी बाह्य बल की आवश्यकता नहीं है। जबकि अरस्तु ने ये नहीं कहा था। अरस्तु ने कहा था कि एक समान गति की अवस्था बनाए रखने के लिए बाह्य बल चाहिए, बाह्य बल के बिना गति संभव नहीं है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, जड़त्व से तात्पर्य है परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध। जड़त्व क्या होता है? जब हम जड़त्व के बारे में पढ़ते हैं तो जड़त्व क्या होता है? जैसे आप सुबह उठते हैं और सुबह उठते हैं तो आपका मन नहीं करता उठने का, आप कहते हैं कि बस सोए हैं तो सोते रहे, उठे ना, मन नहीं करता है ना। तो उसी प्रकार से जड़त्व क्या है? सारी वस्तुओं का, सिर्फ आप आलसी नहीं हो, दुनिया की हर वस्तु आलसी है, दुनिया की हर वस्तु आलसी है। वो अगर जिस अवस्था में रहती है वो उसी अवस्था में रहने का प्रयास करती है। अगर वो विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहने का प्रयास करेगी, और अगर वो गति की अवस्था में है तो वो निरंतर उसी अवस्था में रहने का प्रयास करती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। तो प्यारे साथियों, यही होता है जड़त्व। कोई पिंड अपनी विरामावस्था अथवा एक समान गति की अवस्था में तब तक कोई परिवर्तन नहीं करता है जब तक कि कोई बाह्य बल उसे ऐसा करने के लिए विवश नहीं करता। अगर बाह्य बल लगाओगे तो उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा, वो रुक जाएगी। जैसे अगर ये बॉडी, जब बॉल है जो जब तक तब तक चलती रहेगी जब तक इस पर बाह्य बल यानी कि घर्षण ना लगे, और अगर घर्षण अप्लाई हो गया तो फिर क्या होगा? घर्षण अप्लाई हो गया तो बॉल आगे जाके कहीं रुक जाएगी, सीधी सी बात है ना। घर्षण अगर अप्लाई हो गया तो बॉल आगे जाएगी, कहीं रुक जाएगी। अगर जब तक घर्षण नहीं अप्लाई होगा तब तक ये बॉल सीधा निरंतर चलती चली जाएगी। तो बिना बाह्य बल के वस्तु एक समान गति की अवस्था को बनाए रख सकती है। गैलीलियो ने यह दुनिया को बताया, और अरस्तु ने जो दुनिया को बताया था कि निरंतर वस्तु का एक समान गति की अवस्था में बनाए रखने के लिए बाह्य बल चाहिए, इस बात को नकार दिया दुनिया ने। चलिए आगे देखते हैं। गैलीलियो बहुत दूर के सोचते थे, गैलीलियो बहुत दूर का सोचते थे। उन्होंने जड़त्व का नियम दिया और उसके बाद उनके ही सारे सिद्धांतों को कंपाइल करके, उनके ही सारे सिद्धांतों को संग्रह करके न्यूटन ने अपने पहले नियम, जड़त्व के नियम को दिया। जड़त्व के नियम में न्यूटन ने बताया दुनिया को कि दुनिया की सारी वस्तुएं, दुनिया की समस्त वस्तुएं क्या है? प्रत्येक पिंड जब तक अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल उसे अन्यथा व्यवहार करने के लिए विवश नहीं करता, कोई भी दुनिया भर की वस्तु अगर वो एक समान गति की अवस्था में है या विराम की अवस्था में है, यहां पे दोनों चीजें एक ही जैसी है। अगर वो विराम की अवस्था में है तब भी उस पर त्वरण नहीं लग रहा, त्वरित नहीं है भाई साहब, त्वरण शून्य है। और अगर वो एक समान गति की अवस्था में है तब भी उस पर त्वरण शून्य है। देखिए, अगर कोई बॉडी एक समान गति की अवस्था में, मान लीजिए ये कार है, इसका भी त्वरण 0 है, और यहाँ पर कोई एक बॉडी है, मतलब ये रखी हुई है, शांति से बैठी हुई है, तब भी इसका भी त्वरण 0 है। यहाँ पे न्यूटन ने दो चीजों का कंपेयर कर दिया। एक समान गति की अवस्था में है तब भी उसका त्वरण 0 होगा, और रुकी हुई है तब तो त्वरण 0 है
है ना। तो फिर उन्होंने कहा कि कोई पिंड अपनी विरामावस्था में हो या फिर सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में हो, वो तब तक अपनी उसी अवस्था में रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लग रहा हो या फिर एक ऐसा बल ना लग रहा हो जो उसकी इस अवस्था को परिवर्तित करने का प्रयास करे। चलिए ठीक है सर, मतलब अगर मुझे इसे यहां से परिवर्तन करना है, यहां से हटाना है, तो मुझे बाह्य बल लगाना पड़ेगा। बिना बाह्य बल लगाए तो ये यहां से हिलने वाली नहीं है। और अगर मुझे इस कार को रोकना है, एक समान चाल से चली जा रही है, तो रोकना है तो मुझे बाह्य बल लगाना पड़ेगा, तब जाके ये रुकेगी। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो एक समान चाल से चल रही चाल से चल रही किसी कार पर भी बल लगा करके ही हम इसे रोक सकते हैं, नहीं तो इसे रोक नहीं सकते। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं यहां पे हमने देख लिया। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे जो हमारा बारी आती है, जब हम पहले नियम से दूसरे नियम पे जाते हैं तो हमें पढ़ना होगा संवेग। क्या होता है संवेग? संवेग बहुत ही आसान सी चीज है। जैसे मान लीजिए कि एक हमारे पास पेन है, इस पेन का कोई एक द्रव्यमान होगा, निश्चित ही होगा, क्योंकि हर चीज में कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होता है। हम ये मान के चल रहे हैं कि इस पेन 10 ग्राम की पेन है। अब इस 10 ग्राम की पेन को अगर मैं ऐसे फेंकूंगा, जब मैं पेन को फेंकूंगा तो पेन में वेग आ गया। जब मैंने पेन को फेंका तो पेन में वेग आ गया। अब जब पेन में मेरे वेग आ गया तो मैं पेन के द्रव्यमान और पेन के वेग के गुणन को ही कहता हूं संवेग। पेन के द्रव्यमान और पेन के वेग, जब मैंने इसे फेंका तो पेन में आया वेग, पेन के वेग और पेन के द्रव्यमान के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड मोमेंटम। अंग्रेजी में इसे मोमेंटम कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या होता है? किसी भी पिंड के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। यह एक कैसी राशि है? सदिश राशि है, जिसकी दिशा वेग की दिशा में होती है। इसे इंग्लिश में P से प्रदर्शित किया जाता है। P बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, यानी P इज इक्वल टू m इंटू V होता है। प्यारे बच्चों, इस तरीके से हम यहाँ पे लिखते हैं। अब मान लीजिए कि कोई एक हमारी बॉडी है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोई बॉडी है और ये बॉडी हमारी है m1 द्रव्यमान की बॉडी है। m1 द्रव्यमान की बॉडी है, इसका वेग यहाँ पे v1 दिया हुआ है। वेग इसका मान लेते हैं, चलिए v1 दिया हुआ है, तो इसका अगर मैं संवेग कहूंगा तो इसका संवेग हो जाएगा m1 v1, यानी द्रव्यमान गुणे वेग। अगर यहाँ पे कोई बॉडी m2 द्रव्यमान की है, इसका वेग यहाँ पे v2 दिया हो, तो इसका जो संवेग हो जाएगा वो हो जाएगा m2 इंटू में v2 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। इस तरीके से हमने संवेग निकाल लिया। अब न्यूटन का जो गति विषयक द्वितीय नियम है, बिल्कुल संवेग पर आधारित है, बिल्कुल संवेग के बारे में बताता है। न्यूटन अपने द्वितीय नियम में बताते हैं प्यारे साथियों कि जब भी किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन में यदि अधिक समय लगता है, यदि संवेग परिवर्तन में आप अधिक समय लगाते हैं तो बल कम लगेगा उस वस्तु पर, और अगर किसी वस्तु का संवेग बहुत जल्दी परिवर्तित कर दिया जाए तो फिर बहुत ज्यादा बल लगेगा। यानी कि संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होती है। छोटा सा नियम है। क्या कहते हैं कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की जो दर है ना, दर मतलब आप समझते हैं, संवेग परिवर्तन में लिया गया समय, इसे कहते हैं संवेग परिवर्तन की दर। तो जब भी किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन में जितना ज्यादा समय लगेगा उस पर बाह्य बल उतना ही कम लगेगा, और अगर किसी वस्तु का संवेग बहुत कम समय में परिवर्तित हो गया तो फिर उस पर बाह्य बल बहुत ज्यादा लगेगा। उदाहरण के स्वरूप मैं आपको उदाहरण स्वरूप बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास अभी कोई एक बॉक्स है। अब इस बॉक्स का अभी द्रव्यमान हम मान लेते हैं कि इसका द्रव्यमान है m1, मैं मान लेता हूं चलिए 2 किलो है, और इसका जो वेग है ना, इसका वेग इस समय जो इसका वेग है वो वेग है, मान लेते हैं चलिए कि प्रारंभिक वेग है तो v1 मान लेते हैं, और इसके वेग को हम मान लेते हैं 8 मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं। तो अगर इस समय इसका द्रव्यमान 2 किलो है और वेग 8 मीटर पर सेकेंड है, तो अगर आप इसका संवेग निकालिएगा तो आपका संवेग यहां से क्या निकल के आएगा? आपका निश्चित यहां से संवेग आप निकालोगे P1 इज इक्वल टू m1 इंटू में v1, तो यहां से संवेग निकल के आएगा 2 गुणे 8 यानी 2 इंटू में 8, जो कि आएगा 16 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का संवेग आप प्राप्त करोगे। ये आपका P1 मिल जाएगा। अब इसी प्रकार से बॉल को जब आप आगे की तरफ, बॉल कुछ दूर जाती है और बॉल का वेग जो है, आप इस पर बाह्य बल लगाते हो, बॉक्स इधर की तरफ जा रहा है, 8 मीटर पर सेकंड के वेग से इधर आ रहा है, बॉल जैसे इधर आ रहा है, फिर आप क्या करते हो? इस पर विपरीत दिशा में बल लगाते हो और बॉक्स को रोकने का प्रयास करते हो। बॉक्स इधर जा रहा था, लेकिन बॉक्स पर आपने क्या किया? रोकने का प्रयास किया इस दिशा में।
इस दिशा में रोकने का प्रयास किया बल लगाकर, उल्टी दिशा में आपने इस पर बल लगाया और रोकने का प्रयास किया और इसके वेग को घटा के अचानक से आपने कितना कर दिया, 8 मीटर पर सेकंड से घटा करके। मान लीजिए आप जब उल्टी दिशा में इसे धक्का मार रहे हो तो वेग इसका घट गया और घट करके हो गया 3 मीटर पर सेकंड। कितना हो गया, 3 मीटर पर सेकंड हो गया। द्रव्यमान तो उतना ही रहेगा, m2 बराबर 2 किलो। आप जब इसे धक्का मारोगे, बल लगाओगे, तो वस्तु का द्रव्यमान तो वही रहेगा 2 किलो, बस आपने उस पर विपरीत दिशा में बल लगाकर उसके वेग को कुछ कम कर दिया, यानी 8 से उसका वेग हो गया 3। अब यानी आप यहां पर जो बाह्य बल लगाओगे वो कितना होगा, इसी के बारे में बताता है न्यूटन का दूसरा लॉ। न्यूटन का दूसरा लॉ यही बताता है कि आपने कितना बाह्य बल लगाया और अगर आपने इस पे जो इसका संवेग में परिवर्तन किया, इसके लिए आपने कितना समय लिया। लेट्स से हम इसको कह देते हैं कि जो बल आप लगा रहे हो, यानी कि 8 मीटर पर सेकंड के वेग को 3 मीटर पर सेकंड करने में अगर आपको जो समय लगा, यहाँ पे जो समय लगा, मैं उस समय को भी चलिए मैं दे देता हूं कि लेट्स से डेल्टा टी हमें समय लगा और वो समय को मैं नाम दे देता हूं, चलिए 2 सेकंड का समय लगा। 2 सेकंड का समय लगा और हमने उसके वेग को 8 से 3 कर दिया। तो चलिए देखते हैं बाद में इसका संवेग P2 कितना हो जाएगा। P2 हो जाएगा द्रव्यमान गुणे वेग, यानी m2 इंटू में v2, यानी कि द्रव्यमान हो गया 2 और इसका वेग हो गया 3। तो कितना हो गया, 3 दूनी 6 किलोग्राम मीटर पर सेकंड का इसका संवेग हो गया। अब संवेग पहले 16 किलोग्राम मीटर पर सेकंड था, अब हो गया है 6 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अगर मैं बात करूं कि संवेग में परिवर्तन कितना हुआ, व्हाट इज डेल्टा पी, डेल्टा पी इज डिफरेंस बिटवीन द मोमेंटम, यानी कि संवेग में कितना का परिवर्तन हुआ, तो हमारा आएगा P1 माइनस P2 कर दीजिए कि संवेग में परिवर्तन P1 माइनस P2, यानी 16 माइनस 6 कितना हुआ, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का संवेग परिवर्तित हुआ। और अब मैं जानना चाहता हूं कि संवेग परिवर्तन में कितना समय लगा। कितना समय लगा इस संवेग को परिवर्तन करने में, आप कहोगे सर 2 सेकंड का समय लगा। तो इसी को कहते हैं बल, यानी जो F है ना, वास्तव में बराबर होता है संवेग परिवर्तन बटे में लिया गया समय, यानी कि डेल्टा टी। इन दोनों के अनुपात के बराबर है। संवेग में परिवर्तन कितना है, 10 बटे में लिया गया समय कितना है, 2 सेकंड। जब मैं दोनों से भाग कर देता हूं तो निकल के आता है 5, जो कि आ जाएगा न्यूटन, यानी कि 5 न्यूटन का यहाँ पे बल लगता है। प्यारे साथियों, इस तरीके से हम चीजों को यहाँ पे देखते हैं कि संवेग परिवर्तन में। अब आप मुझे यहां से थोड़ा सा बताइएगा, अगर ये घटना 2 सेकंड में ना होकर के 1 सेकंड में हुई होती, अगर मात्र 1 सेकंड में हुई होती तो कितना बल हमें लगाना पड़ता। अगर मैं 8 मीटर पर सेकंड के वेग को 3 मीटर पर सेकंड करने में अगर मैंने मात्र 1 सेकंड लिया होता तो क्या मुझे अधिक बल लगाना पड़ता, क्या मुझे अधिक बल लगाना पड़ता। तो इसका आंसर है यस, मुझे अधिक बल लगाना पड़ता। ठीक है, तो मुझे यहां पे अधिक बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखिएगा, इस स्थिति को आपको ध्यान रखना होगा, इस स्थिति को ध्यान रखना होगा, इस स्थिति को ध्यान रखना होगा। ठीक ठीक, तो यहां पे आपको इस चीज को ध्यान रखना है। तो यहां पे 5 न्यूटन का बल लग रहा है। चलिए यहां पे हम देख लेते हैं इसकी परिभाषा। अगर मैं परिभाषा से देखता हूं, जैसे देखिए 8 मीटर पर सेकंड से अगर मैं इसे 3 मीटर पर सेकंड करता हूं और मैं अगर यहां पे 1 सेकंड लेता हूं, मात्र 1 सेकंड, तो मुझे यहां पे 1 सेकंड रखना होगा, तब 10 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा मुझे। अगर मैं यहां पे 1 सेकंड रखूंगा समय और संवेग परिवर्तन 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड ही है, तो 10 बटे 1 यानी कि मुझे 10 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा उतने ही संवेग को परिवर्तित करने के लिए। 8 से 3 करने के लिए उसकी चाल को मुझे बाह्य बल कितना लगाना पड़ेगा, तब ज्यादा लगाना पड़ेगा। यानी अगर आप कम समय में संवेग को परिवर्तित करोगे तो ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। अगर मैं यहां पे समय के मान को बढ़ा दूं, यानी मैं 5 सेकंड कर दूं समय को, अब बताओ कितना बाह्य बल लगाना पड़ेगा। 5 से भाग दोगे 10 को, 5 दूनी 10, 2 न्यूटन लगाना पड़ेगा, सिर्फ 2 न्यूटन लगाना पड़ेगा। तो संवेग के परिवर्तन में जितना ज्यादा समय लीजिएगा बल उतना ही कम लगाना पड़ेगा, और अगर जितना कम समय लीजिएगा बल उतना ही ज्यादा लगाना पड़ेगा। चलिए ये बात कहते हैं हमारे न्यूटन के बद्धितीय नियम में, किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा यह उसी दिशा में होती है जिस दिशा में बल कार्य करता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक उदाहरण है, आप देख पा रहे हैं कि कोई भी एक, जब हमारा कैच होता है, जैसे धोनी पीछे विकेट के पीछे कैच करते हैं, आप धोनी के बारे में जानते होंगे ना, धोनी के क्रिकेट अगर आप फैन है तो धोनी को कैसे नहीं जानते। तो महेंद्र सिंह धोनी अगर पीछे विकेट के पीछे कैच करते हैं तो फिर वो कैसे कैच करते हैं, ऐसे कैच करते हैं। जब बॉल आती है तो ऐसे आती है ना, तो ऐसे कैच ये क्यों करते हैं,
क्योंकि बॉल के संवेग में परिवर्तन में ज्यादा समय लग जाए। जब बॉल का संवेग ज्यादा देर में परिवर्तित होगा, क्योंकि बॉल वेग है, गतिशील है, गतिशील बॉल जब उनके हाथ में आती है तो उसको रोकने के लिए वो काफी समय ले लेते हैं, दस्ताने में आने में उसे काफी समय ले लेते हैं। तो जब हम संवेग के परिवर्तन करने में, यानी कि पहले कुछ v वेग से आ रही थी, तो अचानक से उसे जीरो किया गया, अगर हम अचानक से जीरो कर देते बहुत ही कम समय में तो फिर ज्यादा बल वो हमें लगाना पड़ता और बॉल उतना ही पलट के क्रिया प्रतिक्रिया से हमें बल लगा देती और हमें चोट लग जाता। इसीलिए क्या करते हैं क्रिकेटर, अक्सर जब बॉल आती है तो बॉल को ऐसे पकड़ते हैं, बॉल को ऐसे पकड़ते हैं ताकि बॉल के संवेग परिवर्तन में इतना समय मिल जाए कि बॉल चोट ना पहुंचाए हाथ में। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे बॉल को इस तरीके से देखिए, हाथ में देखिए, इस तरीके से पीछे कर लेते हैं ताकि जो है ज्यादा समय मिले हमें, और ज्यादा समय मिले संवेग परिवर्तन के लिए, तो फिर बॉल उतना प्रतिक्रिया हमारे हाथ पे ना करे। ठीक है, चलिए जैसे यहां पे देखिए, क्या सिर्फ और सिर्फ संवेग परिवर्तन में क्या होता है, संवेग परिवर्तन में जैसे यहां पे देखिए, यहां पे वेग परिवर्तन नहीं हो रहा, यहां पे वेग परिवर्तन नहीं हो रहा, तो क्या यहां पे कोई बल नहीं लगेगा? अभी तो आपने पढ़ा ना, अभी आपने इसके पहले क्या पढ़ा, देखिए अभी आपने इसमें क्या पढ़ा कि वेग का परिवर्तन होगा तो संवेग परिवर्तित होगा। वेग परिवर्तन होगा, जैसे ये तेजी से चल के आ रही थी, दस्ताने में आ गई तो इसका वेग हो गया जीरो। वेग परिवर्तन हुआ तब बाह्य बल लगाना पड़ा, बाह्य बल लगाना पड़ा तब जाके वेग परिवर्तन हुआ। क्या यहां पे तो ऐसा कुछ है नहीं, गाड़ी एक समान चाल से चली जा रही है, यहां पे क्या संवेग परिवर्तित हो रहा है? तो आपका आंसर होगा यस सर, यहां पे भी संवेग परिवर्तित है। भले निश्चित ही गाड़ी एक समान चाल से चली जा रही है, गाड़ी की चाल एक समान है, इसका अर्थ बस इतना सा है कि गाड़ी के चाल का परिमाण, यानी कि वेग का परिमाण जो है, चाल एक समान है, चाल एक समान है, लेकिन वृत्ताकार पथ पर गाड़ी जब गति करती है तो उसकी गति की दिशा निरंतर बदलती रहती है। जब कोई गाड़ी वृत्ताकार पथ पे गति करती है तो गति की दिशा निरंतर बदलती रहती है। जैसे अगर मैं इस क्षण मान लूं, इस क्षण गाड़ी यहां पे है तो उसकी गति की दिशा इधर, यहां है तो गाड़ी की गति की दिशा इधर, यहां है तो गाड़ी की गति की दिशा इधर। हर एक स्थिति में गाड़ी की गति की दिशा भिन्न भिन्न होती है प्यारे बच्चों, जब यहां पर गति करती है तो गति की दिशा भिन्न होने से भी वेग भिन्न हो जाता है, वेग बदलता है। जब किसी वेग की डायरेक्शन चेंज होती है, वृत्ताकार पथ पर गति करते समस्त बिंदुओं पर कण के वेग की दिशा बदलती रहती है। अगर वो इस क्षण पर यहां पर है, उसके वेग की दिशा इधर, इस क्षण घूम के यहां आया, वेग की दिशा इधर, इस क्षण घूम के इधर आया, वेग की दिशा इधर, इस क्षण घूम के आया, वेग की दिशा इधर। तो हर क्षण वृत्ताकार पथ पर वेग की दिशा बदलती रहती है। इस वजह से हम कहते हैं कि यहां पे भी संवेग परिवर्तित होता है, और बाह्य बल यहां पे कौन लगाता है? अभिकेंद्र बल लगाता है, जिसके कारण ये गोल गोल घूम सकती है। वो बाह्य बल यहाँ पे अभिकेंद्र बल इससे मिलता है, तब जाकर के ये गोल गोल घूम सकती है। और यहाँ पे सड़क का टायर और सड़क के बीच में, गाड़ी का टायर और सड़क के बीच में जो घर्षण बल लगता है, गाड़ी के टायर और सड़क के बीच में जो घर्षण बल लगता है, उसी के कारण यहां पर अभिकेंद्र बल मिलता है, जिसके कारण ये गोल गोल घूम सकती है, अन्यथा ये गोल गोल ये घूम ना पाती। तो ये चीज है यहां पे हम देखते हैं। चलिए अब न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, तृतीय नियम से आप बहुत अच्छे से परिचित हैं। तृतीय नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यानी कि जब भी हम किसी वस्तु पर क्रिया करते हैं तो विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया भी हमें प्राप्त होती है। जैसे कि कोई एक बुलेट फायर हो रही है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं किसी इंसान ने यहाँ पे एक बुलेट फायर करी। जब इससे बुलेट फायर करी तो फिर गोली जब निकलती है, तो गोली आपने तो क्रिया करी थी, आपने तो इस दिशा में क्रिया करी, विपरीत दिशा में इसे क्या प्राप्त हुआ? प्रतिक्रिया मिला। आपने जब इस पर क्रिया किया, बुलेट को फायर किया, तो जैसे ही क्रिया किया आपका हाथ भी झटका खा के पीछे जाता है। कभी अब कोई बंदूक चलाने वाले से पूछिएगा, जब वो बंदूक चलाता है तो फिर उसका हाथ भी पीछे झटका लगता है, हाथ भी पीछे की तरफ झटका मारती है। जब गोली आगे बढ़ती है तो गोली का वेग आगे होता है इस दिशा में, जब गोली आगे की तरफ जाती है तो इसका संवेग आगे की तरफ होता है। और संवेग संरक्षण का नियम अभी हम पढ़ेंगे, जिसके अनुसार जब गोली आगे जाती है तो उसका वेग भले आगे होता है, लेकिन जब हमारी बुलेट, जो हमारी गन होती है, बंदूक होती है, वो पीछे की तरफ गति करती है। ठीक है, लेकिन चूंकि गोली हमारी बहुत छोटी है, उसका वेग काफी ज्यादा होगा। छोटी गोली है, द्रव्यमान कम है, उसका वेग काफी ज्यादा होता है, लेकिन बंदूक का द्रव्यमान गोली के मुकाबले काफी ज्यादा है, इसलिए वो उतनी तेजी से पीछे नहीं जाती। क्रिया प्रतिक्रिया दोनों साइड है। जब हम क्रिया करते हैं, गोली जितनी स्पीड से जाती है, बंदूक पीछे उतनी स्पीड से नहीं भागती। क्यों नहीं भागती? बस यही वजह है कि गोली की स्पीड जो होती है काफी ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि गोली का जो मास है, द्रव्यमान है, वो बहुत कम है।
बंदूक का जो द्रव्यमान है काफी ज्यादा है, इसीलिए बंदूक पीछे कम स्पीड से भागती है। यहाँ पे भी संवेग संरक्षण का नियम लगेगा, यानी कि लीनियर मोमेंटम का जो है वो लगेगा, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगेगा, ठीक है। यहाँ पे संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगता है। यहाँ पे क्रिया प्रतिक्रिया भी लगता है। क्रिया प्रतिक्रिया यानी कि आपने क्रिया किया, उसका विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया हुआ। जब आप गोली को आगे फायर करते हैं तो बंदूक पीछे की तरफ भागती है, यहाँ पे क्रिया प्रतिक्रिया भी लगता है। तीसरा नियम क्या है? प्रत्येक क्रिया की सदैव विपरीत और समान दिशा में, समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। मतलब आप अगर आगे की तरफ क्रिया करते हैं, जैसे कि आप उदाहरण ले लीजिए, आप दीवार पर मुक्का मारते हैं, मान लीजिए आप किसी दीवार पे मुक्का मारते हैं, तो जब आप किसी दीवार पर मुक्का मारते हैं तो आपको चोट महसूस होती है, हाथ पे चोट लगती है ना, दीवार पे मुक्का मारते हैं तो आपने तो क्रिया करी, दीवार ने विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया कर दी। आप जिस चीज पर क्रिया बल लगाते हैं, दीवार वो विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगा देता है, जिससे आपको हाथों में चोट लग जाती है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। जैसे कि यहां पर देख लीजिए आप, एक लड़की है, नाव पर खड़ी है, नाव और इसके बीच में डिस्टेंस देखिए बहुत कम है, नाव और इस पुल के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है। लड़की नाव से जब कूदेगी, नाव पर एक पैर आगे करके जब नाव पर कूदेगी तो उसका एक पैर नाव पर और एक पैर आगे होगा। जब वो ऐसे कूदेगी आगे की तरफ, जब वो आगे की तरफ कूदेगी, देखिए जैसे ही आगे की तरफ कूदी, नाव ने इसको आगे की तरफ ढकेला, नाव ने इसको आगे की तरफ ढकेला, लेकिन लड़की ने अपने पैर से नाव को पीछे की तरफ ढकेला। यहां पे क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम लगता है। लड़की ने नाव से क्रिया जैसे ही ली, नाव पीछे की तरफ चली गई, विपरीत दिशा में नाव पर प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। इस वजह से लड़की आगे की तरफ कूद जाती है और नाव इसकी पीछे सरक जाती है। यहां भी क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम लगता है। हमने क्रिया करी, नाव पर प्रतिक्रिया हुई, इस तरीके से। चलिए देखते हैं आगे। आगे एक नीट का एक प्यारा सा क्वेश्चन है, आप सभी को देखना है। नीट में एक प्यारा सा क्वेश्चन इस तरीके से आया गया था, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ब्लॉक ए पर एक क्षैतिज बल 10 न्यूटन का लगा हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए एक ब्लॉक ए है, उस पर 10 न्यूटन का क्षैतिज बल लगाया हुआ है। ब्लॉक ए और बी का द्रव्यमान क्रमशः 2 और 3 किलो है, यहाँ पे दिखाया गया है। ब्लॉक घर्षण रहित सतह पर फिसलते हैं। ब्लॉक जो है घर्षण रहित, यहाँ पे घर्षण नहीं है, देयर इज नो फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शनलेस जो हमारी सतह है उस पर फिसलते हैं। ब्लॉक ए द्वारा ब्लॉक बी पर लगाया गया बल है। नीट 2024 माने कि इसी साल जो नीट की परीक्षा हुई थी उसमें ये क्वेश्चन सीधा पूछा हुआ था इसी चैप्टर का। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 बॉक्स है, एक ये है एक ये है। तो अगर मैं ब्लॉक ए की बात करूं तो मैं यहाँ पे पहले लिख लूंगा ब्लॉक ए हेतु, ब्लॉक ए हेतु, ब्लॉक ए हेतु अगर मैं बात करूंगा तो इक्वेशन देखिए क्या बनेगी। सबसे पहले आपको ब्लॉक ए बनाना होगा, इस तरीके से ब्लॉक ए को ऐसे बनाना है। ब्लॉक ए पर आप बल लगा रहे हो इस दिशा में, आप बल लगा रहे हो इस दिशा में। जब ब्लॉक ए और ब्लॉक बी दोनों आपस में सटे हुए हैं, पास पास स्थित है, तो आपको पता है इन दोनों के बीच में एक प्रकार का नॉर्मल, एक प्रकार का प्रतिक्रिया बल लगेगा। जैसे ही आप बाहर से बल लगाओगे ये इसके ऊपर प्रतिक्रिया लगाएगा और फिर ये भी इस दिशा में त्वरित हो जाएगा। दोनों के दोनों इस दिशा में त्वरित हो जाएंगे, इस डायरेक्शन में दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, त्वरित हो जाएंगे। तो यहां पे मैं इनके त्वरण की दिशा लिख देता हूं, दोनों इसी दिशा में आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। ये भी इस दिशा में आगे बढ़ जाएगा, ये भी इस दिशा में, इसने इसको धक्का मारा, फिर ये उस दिशा में त्वरण से आगे बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप ब्लॉक ए की सिर्फ बात करोगे, सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक ए की बात करोगे, तो ब्लॉक ए और बी के बीच में एक प्रतिक्रिया मिल रही है। जैसे ही ये इस पर क्रिया लगाएगा वो ऊपर से इधर की तरफ प्रतिक्रिया लगा देगा। जैसे ही आप इस ब्लॉक ए को ढकेलोगे और ए वाला बी पर क्रिया लगाएगा तो बी वाला ए पर तुरंत ही प्रतिक्रिया लगा देगा। तो यहां पे नॉर्मल की प्रतिक्रिया यानी कि जो प्रतिक्रिया ए को प्राप्त होगी बी से, उसे हम एन मान लेते हैं। और इस एफ और एन दोनों के चक्कर में, दोनों बलों के कारण भी यहां पर बॉक्स ये जो ए वाला है वो आगे की तरफ ए त्वरण से जाएगा, आगे की तरफ ए त्वरण से जाएगा। अब आप अगर इसकी इक्वेशन बनाओगे तो कौन सा यहां पे सही बनेगा बताइए। बॉक्स इधर ए तो जा ही रहा है, नॉर्मल इधर आ रहा है, तब भी उधर त्वरण है। अगर इन दोनों का परिणामी निकालिएगा, एफ और एम एन का परिणामी, तो निकल के आएगा एफ माइनस एन बराबर, अगर बॉक्स का द्रव्यमान मैं ले लूं 2 किलोग्राम और बॉक्स का त्वरण यहां पे ले लूं ए, तो यहां से द्रव्यमान गुणे त्वरण एम इंटू ए से निकल के आता है यहां पे न्यूटन का नियम, ठीक है, एम इंटू ए। अब कहोगे सर ये कैसे आ गया, m इंटू ए कैसे आ गया। तो प्यारे बच्चों मैं m इंटू ए के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं कि आया कैसे, ठीक है। तो m इंटू ए के लिए आप ऐसे कह सकते हैं, जैसे आपने पढ़ा है f, अभी हमने पीछे देखा
कि जो न्यूटन का दूसरा नियम था वो कहता है कि संवेग परिवर्तन की दर ना आरोपित बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ के। अगर पी की जगह पे आपने पढ़ा है पी क्या है, संवेग परिवर्तन, उसका डेल्टा टी यानी लिया गया समय, जब संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती यानी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ये कहना चाह रहा है दूसरे नियम में। जब पी की जगह पर आप संवेग की जगह पर द्रव्यमान गुणे वेग रखते हो ना, जैसे आप पी की जगह पे m इंटू वी रखते हो, बटे में यहाँ पे डेल्टा टी रखते हो, m तो बाहर आ जाएगा, अनुक्रमानुपाती चिन्ह है ना, अनुक्रमानुपाती को हटाओगे, जैसे ही आप अनुक्रमानुपाती को हटाते हो ना यहाँ से भी इससे, तो यहाँ पे निकल के आता है आपका के कांस्टेंट निकल के आता है, f बराबर के कांस्टेंट। लेकिन मात्रक की सभी पद्धतियों में k जो है ना 1 होता है, मात्रक की सभी पद्धतियों में k का वैल्यू क्या होता है, मात्रक की सभी पद्धतियों में k का वैल्यू 1 होता है, जिसकी वजह से ना आप यहाँ पे लिखते हो सीधा सीधा f बराबर, क्या लिखते हो, f बराबर लिखते हो डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी। डेल्टा p की जगह आप लिखते हो m इंटू वी। अब m तो कांस्टेंट है, द्रव्यमान तो बदलेगा नहीं, पिंड का द्रव्यमान कभी नहीं चेंज होता, तो m बाहर आ जाएगा, जैसे ही m बाहर आ जाएगा डेल्टा v अपॉन में डेल्टा t बचेगा। और आप जानते हैं वेग परिवर्तन की दर होता है त्वरण, तो इसी से निकल के आता है m इंटू ए, जो कि f बराबर हमारा निकल के आता है m इंटू में a। इस तरीके से हमने जाना, क्या जाना, जैसे देखिए संवेग परिवर्तन हमने पीछे पढ़ा, संवेग परिवर्तन बटे में लिया गया समय जब दोनों को डिवाइड कर देते हैं वो आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब हमने इसको प्रोपोर्शनल साइन खोला तो यहाँ पे आया कांस्टेंट के की वैल्यू मात्रक की सभी पद्धतियों में, चाहे हम सीजीएस पद्धति की बात करें, चाहे एफपीएस की, चाहे एमकेएस की, चाहे एसआई पद्धति की, सब में के की वैल्यू यहाँ पे 1 मिलती है। इस प्रकार से एफ बराबर आता है डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी। डेल्टा पी क्या है, मोमेंटम है, मोमेंटम की जगह रखा है एम इंटू वी। हमने फॉर्मूला भी पीछे पढ़ा था कि जो हमारा पी है वो एम इंटू वी के बराबर है। एम बाहर आ गया, कांस्टेंट था, एम द्रव्यमान कांस्टेंट है, कभी भी द्रव्यमान नहीं चेंज होता है ना, तो एम कांस्टेंट था, बाहर आ गया डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी क्या है, वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन बटे में लिया गया समय बराबर होता है ए। ये किसके बराबर होता है, ए यानी कि त्वरण के बराबर होता है, तो m इंटू ए आया, f बराबर m इंटू ए। चलिए ठीक है सर, यहां से हमने जान लिया भैया ये वाला बल f इधर लगा था, n इधर लगा था, इन दोनों का जब परिणामी बल निकाला ना तो परिणामी बल आया इधर की तरफ, और परिणामी बल को हमने लिखा m इंटू ए। m हो गया द्रव्यमान और इसका त्वरण इधर की तरफ था a, तो 2a लिख दिया, द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। इसका द्रव्यमान कितना है, 2, द्रव्यमान गुणे त्वरण। चलिए सर ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं। अब हम क्या करते हैं, ब्लॉक बी हेतु, अब हम लिखेंगे ब्लॉक बी हेतु। ब्लॉक बी हेतु देखते हैं, ब्लॉक बी हेतु क्या होता है। ब्लॉक बी हेतु जब हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो प्यारे साथियों ब्लॉक बी में क्या होता है, ब्लॉक बी को ऐसे बना लीजिए, ये है हमारा ब्लॉक बी। ब्लॉक बी में नॉर्मल के कारण ही बस आगे बढ़ रहा है, जो ये ए वाला उस पर क्रिया कर रहा है बस उसी कारण से वो ए त्वरण से आगे बढ़ रहा है। दोनों का त्वरण सेम है, जो ये एक्सेलरेशन से जा रहा है वही ये भी एक्सेलरेशन से जाएगा, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, क्योंकि बल तो 10 न्यूटन का ही लगा था ना, इसलिए दोनों सेम एक्सेलरेट हैं। इसने इसके ऊपर क्रिया लगाई थी और उस क्रिया के कारण ही आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसने इसके ऊपर जो क्रिया लगाई थी, नॉर्मल लगाया था, किसने, इस ए ने बी पर, ए ने बी पर जो क्रिया लगाई थी, ये बी वाला ब्लॉक है, बी वाला ब्लॉक है, ठीक है। बी वाले ब्लॉक पर जो हमें क्रिया मिली थी, नॉर्मल मिला था, क्रिया मिली थी, ठीक है, उसी कारण से हमारा जो बॉक्स है वो आगे की तरफ जाएगा, ए त्वरण से आगे की तरफ जाएगा, ए त्वरण से आगे की तरफ जाएगा। अगर इसका द्रव्यमान की बात करें तो इसका द्रव्यमान आप जानते हैं 3 किलो है, तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसी नॉर्मल की वजह से ना इस पर जो है त्वरण आएगा, और त्वरण इसका क्या कितना है, द्रव्यमान कितना है, देखिए द्रव्यमान है 3, और इसका त्वरण कितना है, मान ले रहे हैं कि उस वाले का त्वरण ए है। चलिए अब इस समीकरण इसको 2 बना दीजिए। हमारे पास अब 2 इक्वेशन है, f माइनस एन इज इक्वल टू 2a। अब यहाँ पे n की जगह रख दीजिए 3a। जैसे ही आप n की जगह रखेंगे 3a, तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी। एक बार इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, n की जगह पे 3a जैसे ही आप रखोगे, आपका वैल्यू मिलेगा f माइनस में 3a इज इक्वल टू 2a। n की जगह जो 3a था इसको रख दीजिए, ठीक है। चलिए अब माइनस 3a उधर गया तो प्लस 3a बन गया। f की वैल्यू आपको पता है 10 न्यूटन, 10 न्यूटन बराबर कितना हो गया, बराबर माइनस 3a उधर गया, प्लस 3a बन गया, यानी 2a और 3a मिल करके बन गया 5a। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, a बराबर मिल जाएगा, 5 से 10 कट जाएगा 2 बार में, a बराबर मिल गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण मिल गया। अब यहाँ पे कह रहा है ब्लॉक ए द्वारा ब्लॉक बी पर लगाया गया बल, ए ने बी पर कितना बल लगाया, ए ने कितना क्रिया करी बी पर, क्रिया पूछ रहा है, ए ने बी पर कितना क्रिया करी, यही तो है क्रिया जो ए ने बी पर करी,
यही तो है क्रिया जो ए ने बी पर करी। ए की वैल्यू आ गई 2, तो एन बराबर यहां से निकालिएगा तो 3 × 2 में 2 कितना हो गया, 6 न्यूटन की प्रतिक्रिया क्रिया करी थी। ए ने बी पर 6 न्यूटन की क्रिया करी थी। कितना आसानी से हमने सॉल्व कर लिया प्यारे साथियों, कितना आसान सा सवाल था। फिर से देखिए एक बार, ध्यान से देखिएगा, समझ जाइएगा आप, बहुत आसान है। जैसे ही ए पर लगा था 10 न्यूटन का बल, ए जो है ए त्वरण सर, ए जो बॉक्स है हमारा, ए त्वरण से आगे बढ़ गया, उसी त्वरण से बी भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ए ने बी पर बल लगाया था। जब ए बी पर बल लगाएगा तो बी ए पर वापस से प्रतिक्रिया बल लगा देगा। देखिए कि जब ए वाला बॉक्स हमने बनाया तो जैसे ही बाहर से एफ बल लगा, बी वाले ने ए पर वापस से प्रतिक्रिया कर दी। ए बॉक्स है, ये बॉक्स ए है, इस पर बाहर से प्रतिक्रिया बी वाले ने इस पर फिर से प्रतिक्रिया कर दी। इन दोनों के परिणामी बल ने, इन दोनों का जो परिणामी फोर्स आया ना, जो रिजल्टेंट फोर्स था, उसी ने इसको त्वरण दिया था। इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, F - n = 2a। 2a क्योंकि यहां पर बाह्य बल इस दिशा में है, परिणामी बल इस दिशा में है, तो यहां पे लिख देंगे 2a। समीकरण 1 बनाएंगे। अब ब्लॉक बी हेतु जब दूसरा वाला ब्लॉक निकालेंगे, इसने इस पर क्रिया करी थी, तो क्रिया करी तो फिर यहां पे इधर तरफ लगा था नॉर्मल, यहां पर बल लगा था नॉर्मल। n बराबर इसका जो इसका द्रव्यमान है वो 3 किलो है, तो 3 × a कर दिया हमने। द्रव्यमान गुणे त्वरण सिंपल है। द्रव्यमान इसका कितना है, 3 किलोग्राम, और इसका त्वरण कितना है, ए त्वरण से अगर ये चल रहा था, ए त्वरण से भी आगे बढ़ेगा, तो 3 × a द्रव्यमान गुणे त्वरण, m × a, है ना, m × a। n बराबर आ गया 3a, तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया। हमने दूसरे इक्वेशन n बराबर 3a की वैल्यू n की जगह रखा 3a, f की जगह जो रखा था वैल्यू दिया है 10 न्यूटन, हमने रख दिया f की जगह रखा 10, -3a बराबर 2a, माइनस का 3a इधर आया, प्लस का 3a बन गया 5a बन गया, 3 और 2 5a बन गया, 5 से 10 काट दिया 2, यानी a बराबर आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण एक्सेलरेशन। तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि भैया क्वेश्चन में तो पूछ रहा है ब्लॉक ए द्वारा बी पर कितना बल लगाया जाएगा, मैंने तुरंत ही बता दिया, एन की वैल्यू हमें निकालनी है। यही तो बल लगाया रहा है ए बी पर, ए बी पर कितना बल लगा रहा है, यही तो लगा रहा है एन, जो कि है 3a। एन की जगह ए की वैल्यू जैसे ही मैंने 2 रखा, ए की जगह 3 × 2 = 6 न्यूटन, 6 न्यूटन का बल लगा रहा है। सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड के रैखिक संवेग वाले 5 ग्राम द्रव्यमान के एक पिंड द्वारा 5 सेकंड की दूरी, कितनी दूरी होगी। आसान सा क्वेश्चन है, कैसे करोगे। आप जानते हो कि संवेग बराबर कितना होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे में वेग, ये होता है संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। लेकिन वेग बराबर भी आप जानते हो, वेग बराबर भी आप जानते हो कि वेग बराबर जो होता है ना, विस्थापन बटे में लिया गया समय होता है। विस्थापन बटे में लिया गया समय, विस्थापन x बटे में लिया गया समय कितना हो जाएगा, विस्थापन x बटे में लिया गया समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, ऐसे ही करके ऐसे निकाल लीजिए। ठीक है, तो p की जगह जब आप रखोगे तो p बराबर m × में v की जगह रखिए x/t, इस तरीके से। तो जब यहाँ से आप दूरी निकालना चाहते हो ना, आप तो चाहते हो कि दूरी कितनी निकालनी है, आप x चाहते हो, तो बाकी सब चीज़ों को आप उधर भेज दीजिए। जब उधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा, भाग में t, उधर जाएगा गुणा हो जाएगा p × में t, और ये m इधर गुणा है तो इधर आएगा तो कहाँ चला जाएगा, m भाग में हो जाएगा बराबर x। दूरी मुझे चाहिए ना x, सिंपल है। अब यहाँ पे संवेग मुझे कितना दे रहा है, 0.3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे देखिए संवेग p की जगह मुझे आपको रख देना है 0.3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और समय t मुझे कितना दिया है, समय दिया है मुझे 5 सेकंड का। तो समय यहाँ पे रख दीजिए t की जगह 5 सेकंड, और द्रव्यमान दिया है नीचे द्रव्यमान दिया है। m की जगह पर क्या रखिएगा बताइए, द्रव्यमान मुझे 5 ग्राम दिया, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करिएगा कितना होगा, 5 ग्राम को अगर आप किलोग्राम में चेंज करेंगे ना, तो 5 × 10⁻³ किलोग्राम बन के निकलेगा। बात समझ में आई। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 × 10⁻³ किलोग्राम। तो चलिए रख के देखते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे 5 × 10⁻³ किलोग्राम रख दिया, बराबर x आया इस तरीके से। अब इसको सॉल्व करेंगे, -3 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, -3 ऊपर चला गया +3 हो जाएगा, है ना, +3 हो जाएगा। तो 0.3 × में +3 का मतलब क्या होगा, जब 10⁻³ ऊपर जाएगा +3 बन जाएगा, ऊपर जाएगा +3 का मतलब होता है 10⁻3, यानी कि इस तरीके से ऐसे, बटे में नीचे कितना, बटे में तो नीचे 5 है, और यहाँ पे समय भी कितना है 5 सेकंड, तो समय भी कितना लग रहा है 5 सेकंड, ऊपर भी 5 है, ऐसे करके बराबर कितना x। कुछ कटे उठेगा, बिल्कुल 5 से 5 तो निपट जाएगा। 0.3 का जब 1000 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 300, कितना आएगा 300 मीटर, 300 मीटर आएगा प्यारे बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी 300 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 300 मीटर हमारा सेकंड नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा।
ठीक 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 ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा, देख लेते हैं इसको भी जल्दी से। नीट 2020 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, 4 किलोग्राम और 6 किलोग्राम द्रव्यमान के दो पिंड एक द्रव्यमान रहित डोरी के सिरे से बंधे हुए हैं, चरखी की डोरी से ऊपर गुजरती है जो घर्षण रहित है, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जी के संदर्भ में प्रणाली का त्वरण है। ये भी 2020 में पूछा हुआ बहुत ही शानदार सा प्यारा सा क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पर 4 किलोग्राम और 6 किलोग्राम के दो पिंड बंधे हुए हैं। आप जानते हैं 4 किलोग्राम वाला हल्का पिंड है तो इसका त्वरण ऊपर की तरफ होगा, ए त्वरण से ऊपर जाएगा। 6 किलोग्राम वाला पिंड भारी है तो ये ए त्वरण से नीचे आएगा। दोनों का त्वरण सेम इसलिए है क्योंकि दोनों एक ही डोरी से बंधे हुए हैं, दोनों के दोनों एक ही डोरी से बंधे हुए हैं। इसका जो भार है mg यानी कि 4 इंटू जी नीचे की तरफ काम करेगा, इसका भार 6g नीचे की तरफ काम करेगा, जबकि इसके ऊपर जो तनाव है डोरी का वो ऊपर की तरफ लगेगा और इसमें भी जो डोरी का तनाव है वो ऊपर की तरफ लगेगा। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं बहुत ही तेजी से, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा अभी ये, क्योंकि सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। डोरी का तनाव ऊपर लगेगा, आप देख रहे हैं इसमें भी डोरी का तनाव ऊपर लगेगा, ये ए त्वरण से ऊपर जाएगा, दूसरा वाला ए त्वरण से नीचे आएगा, ये ए त्वरण से क्या होगा नीचे की तरफ आएगा। तो सॉल्व करना कितना आसान है, मतलब कि अब ये वाला बड़ा बल है और ये वाला छोटा बल है, यानी कि टी में से 4g को आप घटाओगे, टी माइनस करोगे 4g को, तब जाकर के आपको मिलेगा इसका द्रव्यमान गुणे त्वरण यानी कि 4 इंटू ए, ये मिलेगा। और अगर इस वाले में बात करी जाए तो इसका त्वरण नीचे की तरफ है, यानी ये वाला बल बड़ा होगा, 6g बल बड़ा होगा। जिस हर तरफ त्वरण की दिशा हो, जिस ओर त्वरण की दिशा हो वो वाला बल बड़ा होगा। जैसे अगर मैं पूछूं टी और 6g में कौन बड़ा है, 6g नीचे की तरफ काम कर रहा है, इसका भार नीचे काम कर रहा है m इंटू जी, 6g नीचे काम कर रहा है, डोरी का तनाव ऊपर काम कर रहा है, तो कौन दोनों में बड़ा? तो आप कहोगे जिधर तरफ जो है त्वरण होगा बॉडी का वो वाला बड़ा, यानी कि 6g बड़ा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6g, माइनस में लिखोगे कितना, टी तनाव, बराबर किसके हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 6 इंटू ए, 6 इंटू ए के, क्योंकि द्रव्यमान गुणे त्वरण, इसका 6 द्रव्यमान है, ए त्वरण है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत ही आसानी से मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पे 6g, देखिए 6g माइनस में, इसको समीकरण 1 बना दीजिए, इसको समीकरण 2 अभी हम बनाएंगे, तो माइनस टी को उधर भेज दीजिए, 6c को इधर ले आइए, 6a बराबर कितना हो गया, टी के हो गया। अब इसको समीकरण 2 बना दीजिए, टी की इस वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, टी की समीकरण 2 में जो टी का मान है इसको उठा के रख दीजिए। जैसे ही आप रखोगे टी की जगह पुट करोगे, जैसे इसको उठा करके, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए टी की जगह मैं रख रहा हूँ 6g माइनस में 6a माइनस 4g बराबर का 4a। अब देखिए कुछ इस प्रकार से, मुझे यहाँ से a का मान निकालना है, मुझे प्रणाली में त्वरण है, त्वरण का मान निकालना है वो भी g के पदों में। तो यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, 6g में से 4g घटा देंगे, 6g में से 4g घटाएंगे, बन जाएगा 2g। इस तरीके से माइनस 6a उधर चला जाएगा तो प्लस 6a बन जाएगा, जो कि हो जाएगा 6a उधर गया तो 4a के साथ मिल करके 10a बना लेगा, 6a माइनस 6 उधर गया प्लस 4a, 6 बना लेगा, 6 4 10a बन जाएगा। अब 2 से 4 कट जाए, 5 कट जाएगा 5 बार में, 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, यहाँ से a जो है त्वरण जो है आ जाएगा, 5 इधर गुणा में है a के साथ, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो g बटे में 5 हो जाएगा। इस तरीके से जो मेरा त्वरण है वो g के पदों में आ जाएगा। बहुत ही आसानी से इस इक्वेशन को हम हल कर लेंगे। 2020 में ये नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ था, आप यहाँ पे फिर से देख लीजिए। जैसे ये मेरा बॉक्स है, हल्का बॉक्स है, ऊपर की तरफ a त्वरण से जाएगा, इसमें डोरी का तनाव ऊपर काम करेगा क्योंकि डोरी लटकी है इस तरीके से, ऐसे डोरी घूम के यही डोरी आई है, तो डोरी का तनाव ऊपर काम करेगा, भार नीचे 4g नीचे काम करेगा, द्रव्यमान इसका 4 है, g से गुणा करते हैं, m इंटू जी लिखते हैं किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जो नीचे काम करता है, तो mg नीचे द्रव्यमान काम करेगा, a त्वरण से ऊपर की तरफ ये बॉक्स चलना चालू करेगा, डोरी में तनाव t होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर ये a त्वरण से नीचे की ओर चलेगा, ये जो वाला बॉक्स है ये a त्वरण से नीचे आएगा, इसका mg यानी 6 इंटू जी, भार नीचे काम करेगा, डोरी का तनाव ऊपर काम करेगा। अब चूंकि ये a त्वरण से ऊपर जा रहा है तो ये वाला जो हमारा है तनाव ये बड़ा होगा, तनाव में से 4g को घटाएंगे तो हमें परिणामी मिलेगा 4 इंटू ए। तनाव में से 4g घटाया मैंने, t माइनस 4g घटाया, 4 इंटू ए मिला, इक्वेशन 1 बना दी। इन दोनों में चूंकि ये वाला बॉक्स नीचे की तरफ जा रहा है तो हम इन दोनों में 6g और तनाव में देखेंगे कौन बड़ा है। बॉक्स नीचे जा रहा है तो 6g बड़ा है, यानी कि 6g माइनस टी करेंगे, 6g माइनस टी किया तो हमारा आया 6 इंटू ए, यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण m इंटू ए, 6 इंटू ए आया। अब यहाँ से मैंने टी की वैल्यू निकाली, टी को उधर ले गया, अब 6a को इधर ले आया, 6g माइनस 6a किया। अब तनाव मेरा टेंशन तो मिल गया बड़ी आराम से, जब टेंशन मिल गया 6g माइनस 6a, मैंने टी की जगह पर इसको उठा करके रख दिया। जैसे ही रखा टी की जगह 6g माइनस 6a माइनस का 4g बराबर 4a, सॉल्व कर लिया, 6g में से 4g घट गया, 2g बचा, माइनस 6 से उधर गया, प्लस 6 से बन गया, प्लस 6 से बन गया, 6 4 10 ए हो गया, काट दिया 2 से 10 को 5 बार में, फिर यहाँ पे 5 गुणा है ए के साथ, इधर आया तो भाग में आ गया। इस तरीके से, तो इस तरीके से हमने ए की वैल्यू को जी के पदों में दे दिया।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। होमवर्क, तो अब आपका आ गया होमवर्क। प्यारे बच्चों, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख करके बताना है। जो भी बच्चा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएगा, संवेग का मात्रक और विमा, संवेग आप जानते हैं P बराबर होता है m इंटू में v, इसका मात्रक और विमा जो भी बच्चा कमेंट बॉक्स में बताएगा, उसको बढ़िया से अगली बार जब भी क्लास होगी तो उसका नाम लिया जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर सेशन पसंद आया हो तो सारे साथियों को शेयर कर दीजिए, दिखा दीजिए कि हम विद्याकुल के हैं। तो प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को, शेयर कर दीजिए और खूब सारे अपने दोस्तों मित्रों साथियों को शेयर करिए, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा चैनल है जहां मिलता है आपको क्वालिटी कंटेंट, जहां आपको ऐसी चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी कि बस पढ़ लिया और पढ़ने के बाद भूल गए, कोई काम नहीं आएगी। यहां पढ़ने के बाद आप टॉपर बनने की गारंटी लेते हो, आप विश्वास कर सकते हो कंटेंट पर, आप विश्वास कर सकते हो क्वालिटी पर, गारंटी ले सकते हो हमसे अपनी सफलता की। तो प्यारे बच्चों, मेहनत करिए हमारे साथ मिलकर के, एक दिन हम बिहार बोर्ड पे सफलता की गारंटी रखेंगे। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं आप सभी से अगली कक्षा में। तब सब साथी अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।